हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानश्री। गाइज, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे करिकुलम से रिलेटेड मॉडल है जिसका नाम है हिल्डा टावर मॉडल। सो हिल्डा टावर मॉडल इम्पोर्टेंट है, पहले के एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। अब सिलेबस जब से चेंज हुआ है तो ये टॉपिक को हम पढ़ते हैं यूनिट 9 में। यूनिट 9 में आपको इस मॉडल को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अभी ये जो मॉडल है वो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी कभी कभी चूंकि ये ऑप्शंस में रख दिया जाता है तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। ठीक है, सो गाइस, उससे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा जो हमारा नया कोर्स चल रहा है ज्ञानश्री पे। जो नया कोर्स है गाइज उसकी डिटेल्स जान लेते हैं कि दिसंबर के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपको क्विक रिवीजन नोट्स मिलेंगे, इसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, इसमें आपको 1 मंथ का टेस्ट शेड्यूल मिलेगा दोनों पेपर के लिए, साथ में डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, लाइव क्लासेस होंगी अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, साथ साथ आपको कंटेंट मिलेगा प्रेजेंटेशन और पीडीएफ फॉर्म में, साथ साथ प्रॉपर गाइडेंस होगी सभी स्टूडेंट्स को, और आपस में इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी जिसमें आप और मैं डिस्कशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ गाइज आपको सभी प्रीवियस ईयर का डिस्कशन भी होगा, प्रीवियस ईयर को आपको पीडीएफ में भी दिए जाएंगे। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपके सिलेक्शन के लिए, तो प्रीवियस ईयर दिए जाएंगे। प्रीवियस ईयर का टेस्ट भी रखते हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का भी टेस्ट रहता है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपको मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा, मैसेज छोड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे, ये मेरा नंबर है। इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है यानी कि पूरा पेमेंट जो है, पूरे कोर्स का जो पेमेंट है वो ओनली 3500 पे करके आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो ज्ञानस्थली के पुराने स्टूडेंट हैं, अगर आपको दोबारा एडमिशन लेना है तो आपके लिए जो फी होगा वो 2800 होगा। 20% डिस्काउंट दिया जाएगा जो पुराने स्टूडेंट हैं। इसके साथ साथ इसमें पेपर 1 और पेपर 2 हम दोनों को कवर करेंगे। अगर सपोज आपको ये कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, आपका नेट ऑलरेडी क्वालिफाइड है और आपको लगता है कि आपको सिर्फ अपनी स्टडी को थोड़ा शार्प करना है, तो आप इसके लिए हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको 1000 रुपये में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का टेस्ट रहेगा। और गाइज जो हमारा पेपर 1 जिसमें जो टेस्ट थे वो 15 जून से स्टार्ट थे इंग्लिश मीडियम के, और हिंदी मीडियम के जो टेस्ट सीरीज चल रहा था वो 20 जून से चल रहा था। तो अभी ये टेस्ट सीरीज हमारा कल तक बस ओपन है एडमिशन, उसके बाद हम इसमें एडमिशन नहीं लेंगे। इसके साथ साथ इसमें आपको क्विक रिवीजन नोट्स भी मिल जाते हैं, वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाते हैं। इसमें 1 मंथ का टेस्ट शेड्यूल रहता है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, और यहाँ पे हम फोकस करते हैं यूनिट वाइज टेस्ट पे, जिससे हर यूनिट के एक टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट हो जाए। साथ साथ आपको जो भी आपके टेस्ट होंगे उसके लिए आपको उसका वीडियो भी मिलेगा जिसमें पूरे पेपर को हमने एक्सप्लेन किया होता है। और इससे ही रिलेटेड कल हमने जो हमारा टेस्ट नंबर 4 हुआ है टीचर एजुकेशन का, उसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है, तो वहाँ आप चेक कर सकते हैं। साथ साथ आपके डाउट सॉल्विंग सेशन भी कराए जाएंगे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं हिल्डा टावर मॉडल। सो गाइज, ये हिल्डा टावर जो मॉडल है, दिस अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट, तो किसका मॉडल है? पहली बात है कि ये करिकुलम को डेवलप करने का मॉडल है। वाज प्रपोज्ड बाय हिल्डा टावर, तो हिल्डा टावर एक पर्सन थे, उनके द्वारा इसे प्रपोज किया गया, और इसके बारे में इन्होंने जो अपनी बुक थी करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस, उसमें इन्होंने इस मॉडल, इस अप्रोच को प्रपोज किया था। इसे ये जो अप्रोच है वो किस तरह की अप्रोच है? ये एक इंडक्टिव अप्रोच है। आपको पता होगा कि 2 तरह की अप्रोच होती है, एक डिडक्टिव अप्रोच होती है, दूसरी इंडक्टिव अप्रोच होती है। जो इंडक्टिव अप्रोच है, जो अज्ञानात्मक तर्क पे आधारित होती है, वो स्पेसिफिक से जनरल पे होती है, यानी कि हम विशेष से सामान्य की तरफ आते हैं, यानी कि पहले हम विशेष चीज़ों को जानेंगे, रूल्स को जानते हैं, और उसके बाद हम जनरलाइजेशन करते हैं। सो दिस अप्रोच of curriculum development starting with specific and building up to the general design। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले स्पेशल चीज़ों को जान के एक जनरल डिज़ाइन बना लेते हैं। तो आपको ये की पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने हैं। टावर टू व्हाट इज नोन एज अ ग्रास रूट अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट, तो टावर को किस लिए जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ग्रास रूट अप्रोच के लिए इनको जाना जाता है, इसलिए इनके मॉडल को ग्रास रूट मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों मॉडल अलग अलग नहीं है, एक ही मॉडल है। अब ग्रास रूट अप्रोच को इन्होंने अपने मॉडल में यूज किया है। ठीक है, अप्रोच को मॉडल में यूज किया है, इसका मतलब क्या है कि अप्रोच एक ऐसा अप्रोच का मतलब है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ग्रास रूट शब्द का पहले मीनिंग क्या है ये समझते हैं। ग्रास का मतलब होता है घास और रूट्स का मतलब होता है जड़ें। ठीक है, तो जो भी ग्रास होती है उसकी जो रूट्स होती है वो कहाँ से? नीचे से स्टार्ट होती है। तो बॉटम अप्रोच यानी कि नीचे से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब
आप बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग आप नींव से स्टार्ट करते हैं, नीचे से एकदम से बिल्डिंग स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो वो ऐसी अप्रोच जिसमें हम बिल्कुल जमीनी स्तर से काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं, इसीलिए हिंदी में इसको जमीनी प्रतिमान भी बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रास रूट अप्रोच का यहाँ पे यूज किया है हिल्डा टाबा ने। So, Hilda Tava, she believed that the curriculum should be designed by the teachers rather than handed down by higher authority. तो टीचर्स क्या हैं? टीचर्स ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। जैसे अगर टीचर का स्टूडेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे काम कौन कर रहा है? टीचर्स कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हायर अथॉरिटी करिकुलम को डिज़ाइन नहीं करती है कि जैसे मान लीजिए स्कूल में कोई बहुत बड़े प्रिंसिपल हैं या फिर कोई अथॉरिटी है, जिस कोई एजेंसी है या कोई एनसीईआरटी है या एनसीटी है या कोई भी जो बहुत बड़ी बड़ी अथॉरिटी है, वो करिकुलम को डिज़ाइन नहीं करके यहाँ पे करिकुलम कौन डिज़ाइन करता है? टीचर्स करते हैं। क्योंकि वो कैसे हैं? रूट्स से, जड़ों से जुड़े हुए हैं। रूट्स कौन है? स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट से सबसे ज़्यादा कौन जुड़ा हुआ है? टीचर्स। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ग्रास रूट मॉडल। सो फर्दर शी फेल्ट दैट टीचर शुड बिगिन द प्रोसेस बाय क्रिएटिंग टीचर लर्निंग यूनिट्स फॉर देयर स्टूडेंट इन द स्कूल रेदर देन इनिशियली इन क्रिएटिंग जनरल करिकुलम डिज़ाइन, ठीक है। तो टीचर्स को यहाँ पे कहा जाता है कि आप करिए। सी नोटिस 7 मेजर स्टेप टू हर ग्रास रूट मॉडल इन विच टीचर्स वुड हैव मेजर इनपुट। तो यहाँ पे इनकी जो कितने स्टेप हैं, इसके 7 स्टेप हैं। और ये जो मॉडल था वो इसीलिए इसको ग्रास रूट कहा जाता है क्योंकि यहाँ टीचर्स को ही करिकुलम डिजाइन करने के लिए कहा जाता है। शी वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द टाइलर मॉडल वॉज मोर फॉर एन एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल, ठीक है। तो इनका खुद का ओपिनियन था जो टाइलर का मॉडल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल की तरह है, जैसे कि वो हायर अथॉरिटी से स्टार्ट होता है, ठीक है। वहाँ पे हम पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड्स करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस ईयर में आपको टाइलर का मॉडल पढ़ाया है। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग, जो कौन प्लानिंग कर रहा है, कैसे प्लानिंग कर रहा है, वहाँ पे प्लानिंग पे ज़्यादा फोकस है, ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा फोकस है। और यहाँ पे इस मॉडल में टीचर्स और स्टूडेंट की लर्निंग और टीचिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। अब देखिए इसको हमने कई 2 भागों में बांट दिया है इस मॉडल को, कि जो ये टाबा का करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल है इसमें आप देखेंगे कि टीचर इनपुट, इस शब्द का यूज़ किया गया है। टीचर ने कहाँ क्या क्या टीचर इनपुट देता है, ठीक है। तो टीचर के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया? डायग्नोसिस ऑफ द नीड्स। हमने सबसे पहले ये देखा कि जो नीड्स हैं, बच्चों की आवश्यकताएं क्या हैं, उसके डायग्नोस कर लिया। डायग्नोस करने के बाद फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, हमने ऑब्जेक्टिव बना लिए। फिर हमने कंटेंट का सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद हमने कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर लिया, उसके बाद हमने लर्निंग एक्टिविटीज़ को सिलेक्शन कर लिया, और उसके बाद लर्निंग एक्टिविटीज़ को हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, और उसके बाद उसका एवेलुएशन कर दिया। और फिर से हम यहाँ पे डायग्नोसिस पे आ जाते हैं। तो अगर इवोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको रीडायग्नोस करेंगे, ठीक है। अब जो टीचर्स इनपुट है, टीचर का इनपुट यहाँ पे क्या है? टीचर ही यहाँ पे डायग्नोस कर रहा है, टीचर ही यहाँ पे एवेलुएशन कर रहा है, टीचर ही यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बना रहा है, और टीचर ही यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ये जो सारे 7 स्टेप हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन काम कर रहा है? टीचर काम कर रहा है। इसीलिए इस तरह की अप्रोच को हम ग्रास रूट मॉडल कहते हैं, ठीक है। सो 7 जो स्टेप्स हैं उनको 1 टाइम में देख लेते हैं। डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ लर्निंग कंटेंट एंड सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, एंड 6th है हमारा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़, एंड 7th है एवेल्यूएशन ऑफ मीन्स ऑफ एवेल्यूएशन, ठीक है। कि क्यों हमने किसी भी चीज़ का मूल्यांकन किया, तो हिंदी में देख लीजिएगा। सबसे पहले हम आवश्यकताओं को डायग्नोस करते हैं, उसके बाद हम अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनका निर्माण करते हैं, उद्देश्यों का निर्माण करते हैं, अधिगम के उद्देश्यों का। उसके बाद अधिगम के जो अधिगम है उसमें क्या तरह का सब कंटेंट यूज़ करना है, विषय वस्तु का चयन करते हैं। उसके बाद हम उसको संगठित करते हैं। फिर हम अपने जो अधिगम के अनुभव हैं उनका चयन करते हैं। उसके बाद हम उनको फिर से संगठित करते हैं, और उसके बाद हमने क्या मूल्यांकन किया है उसको हम किस तरह का मूल्यांकन है, उस मूल्यांकन में जो चीज़ें निकल के आती हैं उसके आधार पे हम आगे अपना करिकुलम को डेवलप करते हैं। तो ये जो 7 स्टेप्स हैं इनको एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। अगर यहाँ नहीं पूछा जाएगा तो यूनिट 9 में ज़रूर पूछा जाता है, कहीं ना कहीं ये आपसे पूछा ही जाएगा। सो इम्पोर्टेंट मॉडल है। अब इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। डायग्नोसिस ऑफ नीड्स का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो टीचर है हु इज़ द करिकुलम डिज़ाइनर एंड स्टार्ट्स द प्रोसेस बाई आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ स्टूडेंट whom द करिकुलम इज प्लान्ड, ठीक है। किसके लिए वो प्लान कर रहा है? जैसे एग्जाम्पल के लिए द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट आर अनेबल टू
थिंक क्रिटिकली, है ना। हम बच्चों के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं कि वो क्रिटिकली सोच लें, तो हम उनके बारे में सोच के खुद से मॉडल को डिज़ाइन करते हैं। फॉर्मुलेशन का मतलब है कि जो भी उनकी नीड्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उस ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग उसको हम बना देते हैं। सिलेक्शन ऑफ लर्निंग कंटेंट, यानी कि ऑब्जेक्टिव सेलेक्टेड और क्रिएटिव सजेस्ट द सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट ऑफ द करिकुलम। नॉट ओनली शुड ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट मैच बट ऑल्सो द वैलिडिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द कंटेंट चूजन need to be determined the relevancy of and significancy of the content, यानी कि जो कंटेंट, जो विषय वस्तु हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको सेलेक्ट करने का मतलब क्या है कि उसका रिलेवेंसी क्या है। इसका एग्जांपल समझते हैं कि मैं आपको हिल्डा टाबा मॉडल पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब इसका रिलेवेंसी क्या है? अगर सपोज ये एग्जाम में आना ही नहीं है तो मैं आपको नहीं पढ़ाती, और फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ तो इसका मतलब इसका कोई रिलेवेंसी नहीं है। तो उसका क्या आगे रिलेवेंस है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसको ध्यान में रख के हम कंटेंट को चूज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने का मतलब है अ टीचर कैन नॉट जस्ट सिलेक्ट कंटेंट, वो सिर्फ कंटेंट को सिलेक्ट ही नहीं करता बट मस्ट ऑर्गेनाइज इट इज इन सेम टाइप ऑफ सीक्वेंस, वो सीक्वेंस में इसको ऑर्गेनाइज भी करता है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द मेजॉरिटी ऑफ द लर्नर, उसमें देखता है कि जो भी मेजॉरिटी है स्टूडेंट का, उनका क्या, लर्नर्स का उनका कंसिडरेशन लेता है। साथ साथ द एकेडमिक अचीवमेंट एंड देयर इंटरेस्ट, बच्चों के एकेडमिक अचीवमेंट क्या है, शैक्षणिक जो उनकी उपलब्धियां हैं वो क्या है, साथ साथ उनका रुचियां क्या है, उसको भी वो ऑर्गेनाइज करता है। इसके साथ लर्निंग के जो एक्सपीरियंस होते हैं उसका मतलब क्या है कि कंटेंट मस्ट बी प्रेजेंटेटेड टू शुड एंड स्टूडेंट मस्ट बी इंगेज विद द कंटेंट, यानी कि इस तरह का होना चाहिए जिसमें बच्चे इंगेज भी रहें। एट दिस पॉइंट द टीचर सिलेक्ट इंस्ट्रक्शनल मैथड दैट विल इन्वॉल्व द स्टूडेंट विद द कंटेंट, तो इस तरह का हम मैथड वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं जिसमें बच्चा इन्वॉल्व भी रहे। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़, तो इसमें ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है कि ऑफ्टन द सीक्वेंस ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ इज डिटरमाइंड बाय द कंटेंट बट द टीचर नीड टू बी कीप इन माइंड द पर्टिकुलर स्टूडेंट whom he or she will be teaching। तो हमारी जो भी लर्निंग की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हम जो भी बच्चे को सिखा रहे हैं, वहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी बच्चे की नीड्स हैं, पर्टिकुलर हर स्टूडेंट की क्या, इंडिविजुअल स्टूडेंट की क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम सीक्वेंस में और क्रम से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पे एवेल्युएशन का मतलब क्या है कि जो भी और मीन्स ऑफ एवोल्यूशन क्या है यहाँ पे कि जो भी हम प्रोसीजर अपना रहे हैं पूरे मॉडल में, वो किस तरह से हमारे जो लर्निंग के आउटकम आ रहे हैं, यानी कि जो रिजल्ट आ रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं, उनका वहाँ पे जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रख के हम एवेल्युएशन करते हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ द टाबा मॉडल, टाबा मॉडल का एप्लीकेशन क्या है? द टाबा मॉडल इज करेंटली यूज इन मोस्ट करिकुलम डिज़ाइन, ठीक है। टाबा मॉडल का जो यूज़ किया जाता था वो करिकुलम डिज़ाइंस के लिए किया जाता था। आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, और इसको हम स्टूडेंट की नीड्स को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव्स, इसमें ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इंस्ट्रक्शनल मेथड को यूज़ करने के लिए जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं बच्चों पे, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। इसमें लर्निंग एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए इसका यूज़ है, और साथ ही साथ इस एवेल्युएशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता था। सो गाइज ये था आपका टाबा मॉडल। इसके बाद हम यहीं पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आपका सिस्टम एनालिसिस मॉडल। सो गाइस सिस्टम एनालिसिस मॉडल जो है वो आपका दो जगह आप इस मॉडल को पढ़ेंगे, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी का जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वहाँ भी हम इसको पढ़ते हैं। सो बेसिकली जो ये मॉडल है वो इंस्ट्रक्शनल अप्रोच से है। दिस सिस्टम अप्रोच टू बी डिजाइंड एंड एनालिसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग, जो भी टीचिंग लर्निंग का सिचुएशन है, इज द बेसिस ऑफ द ग्रेट मेजोरिटी ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो मॉडल होता है उसको हम सिस्टम एनालिसिस मॉडल कहते हैं। द टर्म सिस्टम एंड क्यों इसको हम सिस्टम एनालिसिस मॉडल कहते हैं? क्योंकि जो टीचिंग और लर्निंग है वो प्रोसेस को जैसे सिस्टम में इनपुट देते हैं, प्रोसेस होता है, आउटपुट आता है, सेम इस सिस्टम टीचर में भी क्या है, टीचिंग में भी क्या होता है कि आप बच्चे को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद उसके दिमाग में प्रोसेस होता है, प्रोसेस करने के बाद वो उसको आउटकम आते हैं, उसके रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको सिस्टम एनालिसिस मॉडल कहते हैं। द टर्म सिस्टम एंड सिस्टम अप्रोच आर देमसेल्फ टर्म दैट कैन हैव अ वैरायटी ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो एक ही है कि इनका इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है। इन जनरल सिस्टम थ्योरी अ सिस्टम इज एनी कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स दैट टुगेदर कंस्टिट्यूट अ लार्जर होल, ठीक है। जो
सिस्टम, पूरा सिस्टम का मतलब क्या है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें कलेक्शन है अलग अलग चीज़ों का, जिसमें एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें अलग अलग चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं, अलग अलग पार्ट, जैसे सोलर सिस्टम है ना। तो सोलर सिस्टम को सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग तरह के सिस्टम है। इसी तरह से जो हमारा, तो वहाँ पे कंप्यूटर में भी जैसे सिस्टम होता है, सीपीयू होता है, ठीक है, आपका माउस होता है, कीपैड होता है, तो सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं। सो दीज कंपोनेंट्स पार्ट और एलिमेंट ऑफ द सिस्टम आर intimately linked with the one another either directly or indirectly, and any changes in one or more elements may affect the overall performance of the system either beneficially or adversely। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हम पहले इसको ना कंप्यूटर से ही समझ के देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक सीपीयू को हटा देते हैं या फिर आप कीपैड को हटा देते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो कभी कभी अच्छा भी होता है, कभी कभी खराब भी होता है। जैसे मान लीजिए टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है, आप टीचिंग में कोई गलती कर रहे हैं, तो उस गलती को अगर हटा देंगे तो वो कैसी हो जाएगी, पूरे सिस्टम को चीज़ें सुधार भी सकती हैं। तो इसलिए इस मॉडल को टीचिंग और लर्निंग से कनेक्ट किया गया है। The process of teaching and learning can be considered to be very complex system indeed। ठीक है, तो टीचिंग और लर्निंग का जो सिस्टम है वो उसको कॉम्प्लेक्स सिस्टम माना जाता है। The input to a given teacher learning system consists of pupil resources and information, and the output consists of pupil whose performance or ideas have it is to be hoped improved in some desirable way। ठीक है, तो इसको हम मुश्किल क्यों मानते हैं इस सिस्टम को, क्योंकि देखिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, संसाधन क्या यूज़ किया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन क्या यूज़ की जा रही है, रिजल्ट क्या आ रहा है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बच्चों का परफॉर्मेंस क्या है, टीचिंग कैसा है, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कौन सी वैल्यूज़ पढ़ानी है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस, ये एक ब्लैक बॉक्स की तरह है, यानी कि हम इसको पूरी मैकेनिज्म को फुली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। द नेचर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस हैज थ्रोन सेम लाइट ऑन द व्हाट हैपन इनसाइड द ब्लैक बॉक्स। ठीक है, तो जो लर्निंग का प्रोसेस है उसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो काला बक्सा है, ब्लैक बॉक्स है, उसमें क्या हो रहा है। दिस हैज enabled education technologies to structure the input to the system of this type in such a way as to try to improve the output through increasing the efficiency and effectiveness of the learning process। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं या फिर जो भी हमारे एजुकेशनलिस्ट हैं, उनका मतलब है कि करिकुलम डिज़ाइन को, कोर्स एंड करिकुलम डिज़ाइन को ऐसा करना चाहिए जिसमें हम पूरी की पूरी जो लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस है उसे बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर सकें। या सिस्टम अटेम्प्ट्स टू मॉड्यूल द इनपुट इन द कोर्स इन थ्री सच अ वे एज एनेबल द ऑप्शनल optimal assimilation of knowledge and skill to take place during the learning process and hence maximize the quality of output। तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी बनी रहे। सो इसका मॉडल क्या है, आप मॉडल देख के समझ सकते हैं कि इनपुट क्या दे रहे हैं हम यहाँ पे, कि यहाँ पे रिसोर्सेज क्या हैं जो भी हम बच्चे को टीचिंग लर्निंग में यहाँ पे जो टीचर पढ़ा रहा है या जो भी इंफॉर्मेशन यूज़ की जा रही है, इसके साथ स्ट्रक्चर या प्रोसेस इसमें क्या क्या हो रहा है, जो भी इन्वायरमेंट है इसमें हम करिकुलम, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्ट्रक्शन, इवैल्यूएशन, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, स्टाइल, डिसीजंस मेकिंग, ये जो सारे के सारे पॉइंट हैं ये कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड हैं और ये कहीं ना कहीं पूरे होल सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर लीडरशिप का स्टाइल बदल दिया जाए, जैसे लीडरशिप मैंने कहा ना आपको, ये आप पढ़ेंगे यूनिट 9 में, तो लीडरशिप के जो स्टाइल है, मान लीजिए हमने डेमोक्रेटिक हटा के थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव कर दिया है, तो उससे क्या होगा कि लोगों का समझने का या पूरे सिस्टम को इफेक्ट करेगा। ठीक है, सुपरविजन हमने नहीं अच्छे से किया या बहुत फ्लेक्सिबल हो गए तो भी बच्चा अच्छे से नहीं करेगा। अब आउटपुट से क्या सक्सेस आया, क्या फेलियर आया, ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट हो गया, जो रिजल्ट आ रहा है। और जो हम निवेश कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, वो रिसोर्सेज, क्या रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं, क्या आपको पीडीएफ जो आपको दे रही हूँ, क्लासेस जो दे रही हूँ वो रिसोर्सेज हैं, मैं आपको कैसे पढ़ा रही हूँ, कैसे हमारा हाउ टू टीच या हाउ टू लर्न जो प्रोसेस चल रहा है, किस तरह का एनवायरनमेंट है। फिर इसके बाद जो आपके रिजल्ट्स आते हैं वो आउटपुट हो गया। इसके बाद हम देते हैं फीडबैक, और फीडबैक किसके लिए देते हैं कि जिस तरह के इनपुट दिए गए हैं उससे किस तरह का आउटपुट आया है, ये हमारा फीडबैक में आ जाता है। तो ये गाइस मॉडल था आपका सिस्टम एनालिसिस मॉडल।
इसके बाद देखते हैं गाइज बैलेंस्ड करिकुलम। बैलेंस्ड करिकुलम क्या होता है? प्रिपेयर्स स्टूडेंट फॉर सक्सेस इन स्कूल एंड लाइफ। ठीक है, तो बैलेंस्ड जो करिकुलम है ये बच्चों को लाइफ और स्कूल के लिए बेसिकली स्कूल में जो यूज होता है उसको हम बैलेंस्ड करिकुलम बोलते हैं। बैलेंस का मतलब संतुलित, हर तरह से इसमें क्या है, संतुलन है, ना तो बहुत ज्यादा एक चीज पे, किसी भी एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। इन इंक्लूसिव ऑफ ऑल सब्जेक्ट वर्सेस ओनली दो सब्जेक्ट टेस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे सभी चीज़ों को इंक्लूड, हर सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाता है। प्रमोट्स ब्रेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू एंड इनरिच्ड इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे हम जो ब्रेन का बच्चे का ग्रोथ है उस पर फोकस करते हैं। सो बैलेंस करिकुलम को ही हम कोर करिकुलम कहते हैं। बैलेंस करिकुलम, कोर शब्द का मतलब होता है मेन। ठीक है, और मेन का मतलब क्या है कि मेन चीज क्या होती है, बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड होकर बनाई जाती है। सो द बैलेंस्ड कोर करिकुलम इज वेब बेस्ड टूल दैट इज यूज टू क्रिएट, अलाइन, असेस एंड मैनेज द करिकुलम डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि करिकुलम को बनाने के लिए और करिकुलम को लागू करने में हम इसका यूज करते हैं। So the course are divided into time bounded units with significant task। ठीक है, तो टास्क रहते हैं टीचर्स के पास कि आपको इतने टाइम में ये कोर्स कवर करना है, तो कोर्स को हम डिवाइड कर लेते हैं टाइम बॉन्ड में। 1 महीने में 4 यूनिट खत्म करना है, तो ये टाइम बॉन्ड में। ठीक है, क्या रिजल्ट आने चाहिए? द सिग्निफिकेंट टास्क आर अलाइन टू स्टैंडर्ड एंड असेसमेंट सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे हम जो भी हमारे सिग्निफिकेंट टास्क होते हैं या जो भी स्टैंडर्ड हम डिसाइड कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे का असेसमेंट कर लेते हैं। The balanced core curriculum is designed so that the curriculum structure is specific enough to ensure similar implementation by teachers while being general enough to that teachers have the freedom to use the curriculum to meet the needs of their class। तो यहाँ पे टीचर्स को फ्रीडम रहती है कि जो भी बच्चे की नीड है उसके अकॉर्डिंग जो क्लासेस में हम इसमें फेरबदल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो पूरा का पूरा है इसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी का हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी के कई सारे पार्ट हैं, तीनों पार्ट पे ध्यान दिया जाता है ना, हर चीज़ को टच करते हैं। असेसमेंट इंक्रेज यूज द डेटा बेस्ड रिजल्ट टू डिटरमाइन द पावर ऑफ द करिकुलम। तो यहाँ पे हम डेटा बेस्ड रिजल्ट को डिटरमाइन करते हैं असेसमेंट में। इसके साथ इसमें इम्प्लीमेंटेशन में एड्रेसेस बाय अलाउइंग द टीचर टू रजिस्टर देयर प्रोग्रेस एंड टॉक बैक द करिकुलम। ठीक है, तो इसमें हम जो भी हमारी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है उसको हम नोट डाउन करते हैं और उस पर बाद में हम इसको डिस्कस करते हैं, चेंजेस करते हैं। सो फाइनली दिस करिकुलम डिजाइन प्रोड्यूस रिजल्ट दैट आर मेजरेबल इन इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टूडेंट अचीवमेंट। नो अदर पब्लिश करिकुलम सिस्टम ऑफर द कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट। ठीक है, तो कोई भी इतना ज़्यादा बैलेंस्ड नहीं होता है जितना ज़्यादा बैलेंस्ड ये कोर करिकुलम होता है। इसमें हम पूरे के पूरे प्रोसेस को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि बच्चे के इम्प्रूवमेंट और अचीवमेंट पे ध्यान दिया जा सके। सो बैलेंस करिकुलम के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसके एलिमेंट्स, तत्वों की बात कर लेते हैं। तो इसमें राइटिंग द करिकुलम एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, किस तरह से करिकुलम बनाया गया और किस तरह से उसको लागू किया गया है। सो राइटिंग द करिकुलम में क्या क्या आता है? कोर्सेज, टाइम बॉन्ड्स, यूनिट, सिग्निफिकेंट टास्क, जो भी हमारे टास्क हैं, स्टैंडर्ड टास्क, असेसमेंट, स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें वो हमारी राइटिंग में आती हैं। इम्प्लीमेंटेशन में क्या आता है कि कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, कैसे बच्चों की प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे हैं, कैसे आप रिकॉर्ड रख रहे हैं, कैसे आप उनको गाइड कर रहे हैं, किस तरह से आप प्लानिंग एंड करिकुलम को रिवीजन करा रहे हैं, कैसे आप रिवीजन का प्रोसेस आप कर रहे हैं। तो ये इसके 2 मेन एलिमेंट होते हैं, जिसके ये सब एलिमेंट भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ठीक है गाइस, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है ताकि आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा समझ लें। सो ओके गाइज, आज के लेक्चर में आपने हिल्डा टाबा मॉडल देखा, सिस्टम एनालिसिस मॉडल देखा, सिस्टम अप्रोच मॉडल देखा, करिकुलम एंड बैलेंस्ड मॉडल देखा। सो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।